रखो। खैर वो ऑनलाइन तो नहीं आएंगे मुझे पता है। आशीष, विकी और रूपा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बोले नहीं आए क्या? कल आना। मोनी, सौरभ, प्रियंका, आशीष, मोदी, सिप्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल कहाँ थे आप सभी लोग? कल कहाँ थे? स्पीड, सिप्रा का कहना है ऑफिस की वजह से क्लास नहीं कर पाए। आशीष बोले सर मैं घर से आया हूँ आज। तो घर पे भी तो क्लास देख सकते थे आशीष। ऑनलाइन क्लास तो कहीं भी देख सकते हो। सौरभ बोले कल पूजा था गुरुजी। ओके सौरभ। स्पीड कंट्रोल ऑफ, स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। एन आर क्या होता है? एन आर होता है एन एस 1 - एस। एन आर होता है एन एस 1 - एस, और एन एस होता है 120F/P 1 - एस। दिस इज योर एन आर। तो अगर हम मशीन में नंबर ऑफ पोल को बदल सकते हैं तो स्पीड को चेंज कर पाएंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं तो भी हम एनआर को चेंज कर पाएंगे। यानी बाई चेंजिंग नंबर ऑफ पोल इन द मशीन स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड, बाई चेंजिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड। यानी आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो या नंबर ऑफ पोल को चेंज कर सकते हो तो स्पीड आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है। वीज सप्लाई वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस कितना है? R1 प्लस R2 डैश अपॉन एस, और रिएक्टेंस कितना है? X1 प्लस X2 डैश। दिस करंट इज I1, दिस करंट इज I2 डैश, दिस करंट इज I1, दिस करंट इज I2 डैश, दिस करंट इज I नॉट, दिस करंट इज IE, दिस करंट इज IM, दिस रेजिस्टेंस इज RI, दिस रिएक्टेंस इज XM, दिस रेजिस्टेंस इज RI, दिस रिएक्टेंस इज XM। अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, जरा गौर से देखो आप, अगर ये वोल्टेज वी है तो ये वोल्टेज वी होगा, ये वोल्टेज वी, ये वोल्टेज वी, ये वोल्टेज वी, इसके क्रॉस वोल्टेज वी, तो वोल्टेज वी है, करंट आई एम है, रिएक्टेंस एक्सएम है, तो जाने वाली करंट आई एम क्या होगी? मैं लिखूं तो आई एम होगी सप्लाई वोल्टेज वी अपॉन एक्सएम। भाई इंडक्टर है तो जे लगा दो और क्या करोगे? और ये वोल्टेज वी है तो वी, इसके क्रॉस वी, इसके क्रॉस वी, इसके क्रॉस वी, इसके क्रॉस वोल्टेज पता है, इसका रिएक्टेंस पता है, जाने वाली करंट आई एम क्या होगी? वी अपॉन एक्सएम। जे लगा देखो कि इंडक्टर है, वी अपॉन जे, एक्सएम को क्या लिख सकते हो? एक्स होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा मतलब 2 पाई एफ, और इंडक्टर के लिए एल एम लिख दिया। एल एम मींस मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस, ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है। अब आप देखो यहाँ से, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, एक चीज आपको और पता है, आपका जो फ्लक्स होता है मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स फाई एम, वो डिपेंड किस पे करता है? आई एम पे। मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जो होता है फाई एम, डिपेंड किस पे करता है? आई एम पे। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं स्पीड चेंज करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो आई एम घटेगा? नहीं घटेगा। और अगर मैग्नेटाइजिंग करंट घटेगी तो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स भी क्या होगा? घटेगा। मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कम होगा, यानी फ्लक्स जितना चाहिए था उससे कम मिला, इसको बोलते हैं अंडर फ्लक्सिंग। फ्लक्स कम हो गया, अंडर फ्लक्सिंग। ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं मैं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो आई एम घट जाएगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो आई एम घटेगा, और अगर आई एम घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आई एम घटेगा, और अगर आई एम घटेगा तो फाई एम घटेगा, आई एम घटेगा तो फाई एम घटेगा, और अगर फाई एम घटेगा तो दोनों फ्रीक्वेंसी घटा बढ़ा रहा हूं, ये घटानी है। फ्रीक्वेंसी घटाएंगे, फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो आई एम बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो आई एम बढ़ेगा, और आई एम बढ़ेगा अगर तो फाई एम बढ़ेगा। अगर फाई एम बढ़ेगा तो जो रिक्वायर्ड फ्लक्स था उससे ज्यादा फ्लक्स मिलेगा, ज्यादा फ्लक्स मिलता है तो उसको बोलते हैं ओवर फ्लक्सिंग। क्या बोलते हैं इसको? ओवर फ्लक्सिंग। तो ओवर फ्लक्सिंग हो रही है मींस आपका फ्लक्स बढ़ रहा है, अंडर फ्लक्सिंग हो रही है मींस आपका फ्लक्स घट रहा है। तो फ्लक्स ना घटे ना फ्लक्स बढ़े, ना फ्लक्स बढ़े ना फ्लक्स घटे। अगर आप ऐसा करना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप फ्रीक्वेंसी को केवल चेंज कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी को केवल चेंज कर रहे हो तो एनआर तो चेंज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे, मगर आपका फ्लक्स या तो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा या तो जरूरत से कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आईएम घटेगा, आईएम घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, अंडर फ्लक्सिंग, फ्लक्स का कम हो जाना, और फ्रीक्वेंसी घटेगी तो आईएम बढ़ेगा तो फाईएम बढ़ेगा मींस ओवर फ्लक्सिंग। तो अंडर फ्लक्सिंग और ओवर फ्लक्सिंग ये डिजायर्ड नहीं है मेरे लिए। अगर मेरी भूख 4 रोटी खाने की है तो मैं चाहूंगा मुझे 4 रोटी मिले, मैं 8 रोटी नहीं चाहूंगा खाने के लिए, फिर अच्छा नहीं फील होगा। और अगर आप 4 रोटी खाते हो तो आपको 2 रोटी दी जाए तो आपका पेट नहीं भरेगा। तो अगर आपकी 4 रोटी की भूख है तो आपको 4 रोटी दी जानी चाहिए, ना तो 2 रोटी ना तो 8 रोटी। जितना फ्लक्स रिक्वायर्ड है उतना फ्लक्स हमको मिलना चाहिए, बट यहाँ पे फ्लक्स जरूरत से कम हो गया और यहाँ पे फ्लक्स जरूरत से ज्यादा हो गया। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज किया कम ज्यादा तो फ्लक्स कम या ज्यादा हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा जो फ्लक्स है कांस्टेंट बना रहे। तो फ्लक्स कांस्टेंट कैसे बना रह सकता है? फ्लक्स कांस्टेंट कैसे बना रह सकता है? आपको पता है फाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ। फ्लक्स आपको वी बाई एफ पे डिपेंड करता है नहीं? याद करो आपको ट्रांसफार्मर बताया था कि जो आपका फ्लक्स होता है वो सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो फाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ। अब अगर आप फ्लक्स को कांस्टेंट रखना चाहते हो, अगर आप फ्लक्स को कांस्टेंट रखना चाहते हो इस फ्लक्स को, तो आपको वी बाई एफ रेशियो को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मींस आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करो कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी को कम करो या ज्यादा करो कोई दिक्कत नहीं, बट वी बाई एफ रेशियो को क्या रखो? कांस्टेंट। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ या फ्रीक्वेंसी घटाओ कुछ भी करो, बट दिस रेशियो शुड बी कांस्टेंट। अगर वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट होगा तो हमारा फ्लक्स कांस्टेंट होगा। हम अकेले फ्रीक्वेंसी को नहीं वेरी करेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़े तो वोल्टेज भी बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी घटे तो वोल्टेज भी घटाओ, तब वी बाई एफ रेशियो सेम रहेगा। और अगर वी बाई एफ रेशियो सेम है, आप फ्रीक्वेंसी चेंज भी की मगर वी बाई एफ रेशियो आपने कांस्टेंट मेंटेन किया है तो फाई नहीं बदलेगा, फाई कांस्टेंट रहेगा। सो इस मेथड में हमारी कोशिश ये रहती है कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो कांस्टेंट बना रहे। मींस चेंज द फ्रीक्वेंसी बट कीप वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट। वी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट बरकरार रखो। इस मेथड को बोलते हैं वी बाई एफ कंट्रोल मेथड। वी बाई एफ कंट्रोल मेथड बोलते हैं इस मेथड को। ये जो स्पीड कंट्रोल का मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या नाम है इसका? वी बाई एफ स्पीड, वी बाई एफ स्पीड कंट्रोल मेथड।
वी बाई एफ मेथड में क्या करते हैं, हियर फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड कीपिंग वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट। हियर फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड कीपिंग वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट। बोलिए। तो वी बाई एफ कंट्रोल मेथड में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो कांस्टेंट बना रहता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी को चेंज करो कोई दिक्कत नहीं, बट वी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट रहता है, ये होता है। फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड बट वी बाई एफ रेशियो इज कांस्टेंट। अब अगर हम इस सर्किट को, ये जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट है, अगर हम इसको इस सर्किट को अगर हम मोनोसिस कल क्रॉलिंग पढ़ाया था, वो पढ़ा आपने? मोनोसिस कल क्रॉलिंग पढ़ाई गई थी, वो वीडियो आपने देखा? मोनोसिस का नया साल देखा, ओके। अगर इस सर्किट को, ये जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है, अगर हम उसको थेवेनिन मॉडल में कन्वर्ट करें, किसमें कन्वर्ट करें? थेवेनिन मॉडल में। तो थेवेनिन मॉडल में वीटीएच आता है, आरटीएच आता है, आता है नहीं आता है? ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इस इक्विवेलेंट सर्किट को हम थेवेनिन मॉडल में कन्वर्ट करें, तो कन्वर्ट करने के बाद एक बड़ा सा फार्मूला आता है, और उस बड़े से फार्मूले को अगर हम काम की चीजें उसमें से लिखें, अगर हम उसमें से काम की चीजें लिखें, तो ये फार्मूला आता है, टी एस टी इज वी बाई एफ का स्क्वायर इंटू वन बाई एफ, और टी मैक्स इज वी बाई एफ का स्क्वायर। ये आता है निकल के, आपको याद रखना है। ये प्रोपोर्शनलिटी है, पूरी क्वेश्चन को काफी लंबा आएगा। स्टार्टिंग टॉर्क इज वी बाई एफ का स्क्वायर इंटू वन बाई एफ, और टी मैक्स इज वी बाई एफ का होल स्क्वायर। हाँ मोनी, यही कहने का मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो वोल्टेज भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, ताकि वी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट हो। अब ये सी बात है कि फ्रीक्वेंसी चेंज करें फिर भी वी बाई एफ कांस्टेंट ऐसा कब हो सकता है? वोल्टेज उतना ही चेंज किया जाए, यानी फ्रीक्वेंसी दोगुनी तो वोल्टेज दोगुना, फ्रीक्वेंसी आधी तो वोल्टेज आधा। ठीक है शिवम? अब टी एस टी वी बाई एफ का स्क्वायर इंटू वन बाई एफ, टी मैक्स वी बाई एफ का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर देखोगे तो स्टैटिक टॉर्क क्या है? अगर वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो देखो, इफ वी बाई एफ रेशियो, इफ वी बाई एफ रेशियो इज कांस्टेंट, इफ वी बाई एफ रेशियो इज कांस्टेंट, वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो पूरी वैल्यू कांस्टेंट, टी एस टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। और अगर वी बाई एफ पूरा कांस्टेंट है तो पूरी वैल्यू कांस्टेंट होगी, टी मैक्स इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टार्टिंग टॉर्क घटेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का मैक्सिमम टॉर्क के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़े तो टी मैक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ चाहे घटाओ। शिवम बोला जहां पर नेट चलाने जाता था उसने मना कर दिया। सर क्यों मना कर दिया शिवम? उसने क्या बोला? उसने शिवम बोला सर मेरे घर पे इंटरनेट नहीं आता है, मैं किसी घर पे जाता हूँ देखने, जहाँ पे जाता था उसने मना कर दिया। तो उसको बोल दो कि जिस दिन हम इंडियन डिफेंस सर्विस में जेई बनेंगे या सीपीडब्ल्यूडी में जेई बनेंगे, सबसे पहले तुम्हारा ही दिवाला निकालेंगे। बोल दो उसको आप शिवम। अगर फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ाऊंगा तो स्टार्टिंग टॉर्क घटेगा, फ्रीक्वेंसी को घटाऊंगा तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे स्टार्टिंग टॉर्क चेंज होगा, बट फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पे मैक्सिमम टॉर्क के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट है तो। इफ वी बाई एफ रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, इफ वी बाई एफ रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, अगर वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है तो, अगर वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है तो इन दोनों टॉर्क का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन देखना है। वी बाई एफ कांस्टेंट नहीं है तो आप लिख सकते हो यहाँ से एफ स्क्वायर और यहाँ से एफ क्या हो जाएगा? टी एस टी हो जाएगा। देखो वी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर इंटू वन बाई एफ, यहाँ से एफ स्क्वायर, यहाँ से एफ कितना हो जाएगा? वन अपॉन एफ क्यूब, वन अपॉन एफ क्यूब। और टी मैक्स क्या होगा? यहाँ से एफ स्क्वायर आ गया तो वन अपॉन एफ स्क्वायर। ये कब यूज करोगे आप? ये आप यूज करोगे जब वी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा, व्हेन वी बाई एफ इज नॉट कांस्टेंट। यानी अगर वी बाई एफ कांस्टेंट नहीं है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो टी मैक्स घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो टी मैक्स बढ़ेगा। ये है। ऐसा क्यों? क्योंकि वी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं था तो आप इसको हटा नहीं सकते। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी है, मैं दोनों टॉर्क का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन लिखना चाह रहा हूँ। वी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर इंटू वन बाई एफ स्क्वायर और एफ कितना एफ क्यूब और यहाँ पे एफ स्क्वायर, और उस केस में जब कांस्टेंट था तो पूरी वैल्यू कांस्टेंट थी वी बाई एफ, तो कांस्टेंट हटा दिया हमने, केवल वन बाई एफ को पूरा कांस्टेंट ही है। तो वी बाई एफ कंट्रोल मेथड में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि फ्रीक्वेंसी भले ही चेंज हो मगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो कांस्टेंट बना रहे।
मिटा दूं इसको? स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर is controlled by varying supply frequency, keeping V by F ratio constant. पहला ऑप्शन है T max is constant और IM means मैग्नेटाइजिंग करंट is constant. दूसरा है T max is constant, मैग्नेटाइजिंग करंट increases. T max decreases, IM is constant. It is T max decreases, IM decreases. ये चार ऑप्शन हैं आपके पास, क्या आंसर होगा इसका? बोलो। शिवनंदन इज सेइंग ए, विकी इज सेइंग बी, सिप्रा इज सेइंग ए। देखो, स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी कीपिंग वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट। तो टी मैक्स क्या होगा और मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगी? वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है, हमको पता है फाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ। तो अगर वी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट कांस्टेंट होगी, नहीं होगी कांस्टेंट? आई एम कांस्टेंट होगा। अब अगर वी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। अगर वी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट है तो ये वाला फार्मूला लगाइए, वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तब, और जब वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है तब। स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी कीपिंग वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट। तो आई एम तो कांस्टेंट है, टी मैक्स क्या है? टी मैक्स भी कांस्टेंट ही तो है, टी मैक्स इज कांस्टेंट, टी मैक्स भी कांस्टेंट है। यहाँ पे टी मैक्स फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो चेंज हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर। सिप्रा, मोनोसिस, मोनी, दिनेश, आशीष, प्रियंका, विकी, शिवनंदन, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यूपीपीसीएल वाले बैच में मोनोसिस डीसी मशीन खत्म होने वाली है। डीसी मशीन के कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं कल परसों, आज डीसी मशीन के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। For controlling the speed of three phase induction motor, the frequency of supply voltage is increased 10%. Then for magnetizing current remains same, the supply voltage must, one option, must be increased by 10%, remains same, C, must be increased by 10%, must be reduced by 20%. दिनेश करें सर, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया क्या दिल्ली में? यस, दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। विकी और शिवनंदन ने आंसर दिया है ए। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने आरआरबी जेई का दिया था, क्या हुआ? आरआरबी जेई का क्या हुआ आप लोगों का? कोई ऐसा है जो सीरियस कैंडिडेट था, सीबीटी 2 में अपीयर हुआ था? फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय 10%। वी बाई एफ का रेशियो देखो जरा, फ्रीक्वेंसी को कितना बढ़ाया गया है? 10%। ओके, देन फॉर मैग्नेटाइजिंग करंट रिमेंस सेम, द सप्लाई वोल्टेज मस्ट बी, हमको पता है, क्या पता है? हमको मालूम है क्या? आई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ, मैग्नेटाइजिंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ। मैग्नेटाइजिंग करंट रिमेंस सेम, मैग्नेटाइजिंग करंट को कांस्टेंट रखना है, सेम रखना है, आई एम को सेम रखना है, तो वी बाई एफ का रेशियो सेम होना चाहिए। अकेले अकेले ये चेंज हो तो चलेगा, बट इसका रेशियो सेम होना चाहिए। आपने क्या किया? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया 10%, तो वोल्टेज को कितना इंक्रीज होना चाहिए? तो अगर फ्रीक्वेंसी 10% बढ़ी है तो वोल्टेज को 10% बढ़ाना पड़ेगा, ये जितना बढ़ा इसको उतना बढ़ाओगे तभी ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी 10% बढ़ी है तो वोल्टेज को 10% बढ़ाना पड़ेगा, मस्ट बी बाय 10%। सिप्रा का कहना है सर हम नहीं दिए थे, मेरा तो फर्स्ट स्टेज क्लियर नहीं हुआ था। ओके सिप्रा, ए एंड सी बोथ आर सेम, सेम दिख रहा है, चलो उसको हटा दो।
सिप्रा का गाना सर आपके फेवरेट स्टूडेंट नेत्रा का हो गया। आपको कैसे पता सिप्रा? हाउ यू नो? सिप्रा का गाना सर नेत्रा का हुआ है नहीं हुआ? हाउ यू नो? क्योंकि नेत्रा का नाम इस बैच में मैं लेता नहीं हूँ। नेत्रा का हो गया है, नेत्रा का और कई सारे बच्चे हैं, दे हैव बीन सेलेक्टेड, बट अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल बाकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल बाकी। नेत्रा का हो गया है, मुकेश नाम का एक बच्चा उसका हो गया है, और अंशु नाम का एक बच्चा उसका हो गया, कई सारे बच्चों का हुआ है। नेक्स्ट है आपका। अच्छा। हम्म। इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर फुल लोड स्लिप रेंजेज फ्रॉम 0.02 टू 0.05। फुल लोड स्लिप आपकी 0.02 से 0.05 तक होती है, 2% से लेकर 5% के बीच में। दूसरा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एयर गैप जो होता है बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, एयर गैप जो होता है स्टेटर रोटर के बीच में, वो होता है कितना? 0.4 mm से, रोटर 0.4 mm टू 4 mm, 0.4 mm से 4 mm के बीच में होता है। सरप्राइजिंग, कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, आपकी बधाई मैं पहुंचा दूंगा सिक्का। बाकी लोग कहाँ सो गए हैं क्या? एयर गैप जो होता है स्टेटर रोटर के बीच में, वो 0.4 मिलीमीटर से लेकर के 4 मिलीमीटर के बीच में होता है, और स्लिप जो होती है 0.02 से लेकर यानी 2% से लेकर के 5% के बीच में होती है फुल लोड स्लिप। फुल लोड स्लिप का मतलब जब मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड पे रन कर रहा होता है, जब एनआर एनएस से थोड़ा सा कम होता है, उस केस की बात मैं कर रहा हूँ। दिनेश और सौरभ का कहना नहीं सर सोए नहीं है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एक नो लोड टेस्ट होता है। नो लोड टेस्ट इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर is used या performed is used to find iron loss means core loss and mechanical loss and mechanical loss। मैकेनिकल लॉस को आप लिख सकते हो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। तो नो लोड टेस्ट जो आपका होता है, इसका पर्पज होता है कोर लॉस को पता करना और मैकेनिकल लॉस को पता करना। मोनोसिस बोले सर आई एम लाइव। शिवनंदन बोले पहली बार देंगे हम सर एसएससी जेई का। ओके शिवनंदन। दिनेश बोल रहे प्रियंका का नहीं सर आंखें और कान दोनों खुले हैं, बस मुंह बंद है। मुंह बंद है, मुंह आप मुझे बोल कहाँ सकते हो? आपको बोलना तो अपनी उंगलियों से होता है। आप वहाँ से आवाज़ दोगे तो आपकी आवाज़ तो मेरे पास तक आएगी नहीं। आपकी उंगलियां अगर बोलेंगी तो कमेंट मेरे पास आएगा। मोनोसिस बोले सर मेरी तरफ से भी कंग्रेट्स नेत्रा और मुकेश जी, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, कई ऐसे बच्चे जिनको आप नहीं जानते हो। कई बार ऐसे बहुत बच्चे होते हैं ना, थोड़े से रिजर्व टाइप के होते हैं, कम बातें करते हैं, ग्रुप में आना पसंद नहीं करते हैं। वो बच्चे ग्रुप में जुड़ते ही नहीं है, आपके ग्रुप में जब देखते हैं कि बहुत डिस्कशन चल रहा है तो लेफ्ट कर जाते हैं। ऐसे भी कई बच्चे हैं जिनका ग्रुप से कोई लेना देना ही नहीं। जैसे आपके ग्रुप पे देखो, आपके ग्रुप पे जितने भी बच्चे हैं 30% बच्चे भी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि ग्रुप से ही सिलेक्शन का पैमाना पता चलेगा, लेकिन बच्चे पर्सनली फिर मैसेज करके बताते हैं जब रिजल्ट आता है। अब आपके बैच में जितने बच्चे हैं सारे बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ग्रुप में आई थिंक 100 के आसपास बच्चे जुड़े हुए होंगे। तो वो बच्चे जब कभी कुछ होता है तो पर्सनली मैसेज करते हैं, कई बच्चे लेफ्ट भी कर जाते हैं, जुड़ते हैं एक बार तो। नो लोड टेस्ट जो होता है वो परफॉर्म क्या पता करने के लिए कोर लॉस और मैकेनिकल लॉस। अब कोर लॉस में कौन सा कोर लॉस? स्टेटर कोर लॉस हम कंसीडर करते हैं, रोटर का जो कोर लॉस होता है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। रोटर कोर लॉस को हम क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट, क्योंकि रोटर की फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है, इसलिए रोटर कोर लॉस को हम लगभग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो कोर लॉस पता करते हैं, स्टेटर कोर लॉस और मैकेनिकल लॉस में फ्रिक्शन विंडेज लॉस। नो लोड टेस्ट का ये पर्पस होता है। और एक होता है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या करते हैं? रोटर को ब्लॉक कर देते हैं। रोटर को क्या कर देते हैं? पकड़, मान लो कोई रोटर है घूम रही है, साफ घूम रही है, इसको पकड़ के रोक लो, ब्लॉक कर दो, मत घूमने दो। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट का मतलब एनआर बराबर 0। ब्लॉक रोटर टेस्ट का मतलब एनआर बराबर 0 में स्लिप इक्वल टू 1। रोटर को आपने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया तो फिर फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होगा नहीं, नहीं होगा। ब्लॉक रोटर टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस का मतलब कौन कौन सा लॉस वेरिएबल होता है? दैट इज स्टेटर कॉपर लॉस, दैट इज स्टेटर कॉपर लॉस एंड रोटर कॉपर लॉस। ब्लॉक रोटर टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड वेरिएबल लॉस, दैट इज स्टेटर कॉपर लॉस एंड रोटर कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस पता करना है आपको, स्टेटर कॉपर लॉस है, रोटर कॉपर लॉस, तो इसको पता करने के लिए ब्लॉक रोटर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इन टेस्ट पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, वैसे ही आता है कि इस टेस्ट का मकसद क्या है। ठीक है, ब्लॉक का मतलब रोटर को रोक दिया गया है, एनआर बराबर 0 होता है। ब्लॉक का मतलब एनआर इज 0 एंड स्लिप इज 1। सरप्राइजिंग सर आपको तो बहुत सारी मिठाई मिलेगी उन लोगों की तरफ से। मिठाई उन लोगों की तरफ से तब मिलेगी जब वो फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी बच्चा सीबीटी को क्लियर किया है तो थोड़ा बहुत अभी दिल में डाउट रहता है बच्चों के कि मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में बहुत ज़्यादा लोगों को बाहर नहीं किया जाता है, कुछ लोग हो सकते हैं बाहर, कुछ लोग, क्योंकि जितनी सीट्स होती हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं मेडिकल के लिए। हो सकता है जितने लोग सीबीटी क्वालीफाई किए हों उसमें से किसी की जॉब और अच्छी जगह लग चुकी हो तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए जाए ही ना, या ऐसा कोई है जिसका जो मेडिकल में फिट हो जाए, बाहर हो जाए, ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जिससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोगों को बुला के रखते हैं, फिर उसका वेटिंग लिस्ट वगैरह भी निकालें अगर कुछ लोग जॉब छोड़ के जाते हैं तो। क्योंकि जितने लोग क्वालीफाई किए हैं जरूरी नहीं कि हर आदमी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए जाएगा ही, अगर किसी की जॉब कहीं और लग गई है देन दे विल नॉट गो। ठीक है, इन लॉ टेस्ट का मतलब समझ आया आप लोगों को कि ब्लॉक रोटर टेस्ट और नो लोड टेस्ट का क्या पर्पज है?
नोट में नेक्स्ट पॉइंट, एक सर्किल डायग्राम होता है इंडक्शन मोटर में, सर्किल डायग्राम होता है, इस पे का क्या मकसद होता है ये पूछा जाता है एग्जाम में। सर्किल डायग्राम इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड फॉर, सर्किल डायग्राम इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउटपुट पावर या आउटपुट टॉर्क या स्पीड या इफिशियंसी या लॉसेज, ठीक है, आउटपुट पावर, टॉर्क, स्पीड, इफिशियंसी, लॉसेज। एक चीज पता नहीं कर सकते, इससे एग्जाम में हुआ है, क्या नहीं पता कर सकते हम सर्किल डायग्राम से? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, फ्रीक्वेंसी हम नहीं पता लगा सकते विद द हेल्प ऑफ, फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ सर्किल डायग्राम, ठीक है। ये सर्किल डायग्राम की कहानी है। एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि इन द सर्किल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर diameter of the circle represents, diameter of circle represents, सर्किल का डायमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला स्लिप, दूसरा रोटर करंट, सी इज रनिंग टॉर्क, डी इज लाइन वोल्टेज। योर आंसर इज रोटर करंट। सर्किल डायग्राम का जो डायमीटर होता है, सर्किल डायग्राम जो होता है, इसका जो डायमीटर होता है, दिस रिप्रेजेंट्स रोटर करंट। इस पे दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, सर्किल डायग्राम से क्या पता नहीं कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं नहीं पूछेगा, क्या पता नहीं कर सकते तो फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बाकी टॉर्क, स्पीड, लॉसेज और आउटपुट पावर पता कर सकते हैं। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि उसका डायमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रोटर करंट, ठीक है। हाँ, कुछ उसी टाइप का होता है, एक सर्किल होता है बड़ा सा, ऐसे सर्किल बनता है, फिर ये सर्किल डायग्राम क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो कैसा होता है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कैसा होता है? लीडिंग या लैगिंग या क्या? सौरभ बोल रहा है लैगिंग। प्रियंका इज लैगिंग, दिनेश इज लीडिंग, शिवनंदन इज लैगिंग, मोनोसिस इज लैगिंग, सौरभ इज लैगिंग। देखो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होता है, कारण गौर से जरा देखो आप, कुछ ऐसे है, ये सप्लाई वोल्टेज है, ये I1 है, ये I2 डैश है, ये I0 है, ये IM है, ये IE है, ये वोल्टेज V है, V मान लो वोल्टेज इधर हो गया V, जिधर वोल्टेज भी होगा उधर E होगा, ये रजिस्टर है ना R, और अगर वोल्टेज इधर है, इसी करंट इधर होगी, इसी करंट इधर होगी IM, ये इंडक्टर होगा, क्या होता है इंडक्टर, तो इंडक्टर में करंट वोल्टेज से लैग करती है, लैग इधर होंगे क्लॉकवाइज, ये IM हो गया, ये IM हो गया, IE हो गया, दोनों का रिजल्ट कितना हो गया I0, IM और I का रिजल्ट कितना हो गया I0, ठीक है। अब देखो ये V है और ये I0 है, अगर हम I2 डैश को भी नेगलेक्ट भी करते हैं, I0 को देखें, सप्लाई वोल्टेज और नो लोड करंट, तो दोनों के बीच का एंगल ये है। अब इसमें उसमें लैग कौन कर रहा है? वोल्टेज अगर डिफरेंस है तो क्लॉकवाइज घूमने के बाद करंट मिल रही है ना, अगर वोल्टेज को हम डिफरेंस मान लें तो क्लॉकवाइज घूमने के बाद करंट मिल रही है, इसका मतलब I0 जो करंट है वो लैगिंग है, करंट क्या वोल्टेज से लैगिंग। यहाँ पे हम सप्लाई के पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं, हम लोड का पावर फैक्टर उसकी बात नहीं कर, लोड तो किस कैसा लोड होगा वो तो अलग चीज है, हम यहाँ सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच का जो एंगल है वहां से पावर फैक्टर कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई से आने वाली करंट मान लीजिए है, ठीक, I2 डैश आप ऐड कर दो तो भी उधर ही रहेगा, ये करंट I0 मान लीजिए। अब दोनों के बीच का एंगल है, करंट आपकी वोल्टेज से लैग कर रही है, इस वजह से पावर फैक्टर लैग नहीं जगह होता है। क्यों लैग कर रही है? क्योंकि IM है, I इधर है, IM इधर है, तो दोनों का रिजल्टेंट इधर आया है, ये आया है, इसलिए करंट लैग कर रही है। अगर IM ना होता, IM मान लीजिए 0 होता तो I तो अकेला बचता, तो I इधर होता, ये I0 के बराबर होता, तब तो पावर फैक्टर लैग नहीं होता। तो हमेशा कुछ मैग्नेटाइजिंग करंट ली जाएगी इंडक्शन मोटर में, अगर मैग्नेटाइजिंग करंट ली जाएगी तो I इधर होगा तो IM इधर होगा, तो नेट करंट बीच में ही आएगी क्योंकि ये इधर है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में नोट ये है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर पावर फैक्टर इज ऑलवेज लैगिंग इन नेचर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर पावर फैक्टर इज ऑलवेज लैगिंग इन नेचर because it always takes some magnetizing current from source। ये सोर्स से कुछ हमेशा मैग्नेटाइजिंग करंट लेगा, एक इधर करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट इधर है, अब दोनों का रिजल्ट इधर आएगा ही, इसलिए वोल्टेज करंट लैग कर गया। अगर ये IM ना होता, मैग्नेटाइजिंग करंट ना होती, तो I0 इधर की वजह इसी डायरेक्शन में होता, तो पावर फैक्टर लैग नहीं, तो फिर यूनिटी होता। बात समझ आ रही है? तो आपको याद रखना है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लैगिंग होता है। ये हम सप्लाई साइड की बात कर रहे हैं, सप्लाई का वोल्टेज और सप्लाई से आने वाली करंट। भाकर 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 का कमेंट आता है, नमस्कार सर जी, भाकर स्वागत है आपका। दिनेश का समाप्त हो जाएगा क्या? देखते हैं, समाप्ति की तरफ ही कहानी बढ़ रही है इंडक्शन मोटर की। इंडक्शन मोटर खत्म होने के बाद फिर अगली मोटर सिंक्रोनस वाली स्टार्ट कराएंगे। दिनेश पूछे सर आप पहले भी लाइव क्लास पढ़ाते थे, पहले का मतलब क्या है?
ऐसा पूछने का क्या मतलब आपका दिनेश? हाँ, इसके पहले मैं लाइव क्लास पढ़ाता था, बट आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, किस मकसद से? देखिए, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। इफ rotor of a three-phase induction motor is given supply with frequency f, then will be what will be frequency of EMF induced on stator terminal? पहला ऑप्शन s इंटू एफ, दूसरा f, तीसरा f/2 s इंटू एफ। क्या आंसर होगा इसका बताइए? सौरभ ने आंसर दिया है बी, सिप्रा ने आंसर दिया है एफ, विवेक विश्वकर्मा ने भी आंसर दिया है एफ, मोनोसिस एफ। देखो इसका मतलब क्या है, ये मान लीजिए आपका रोटर है, मान लीजिए ये रोटर है, हमने स्टेटर के बजाय रोटर को सप्लाई दे दी, तो जब स्टेटर के बजाय हम रोटर को सप्लाई देंगे तो ये रोटर है आपका, रोटर को हमने सप्लाई दे दी, इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट। जब रोटर को सप्लाई देंगे तो रोटर को सप्लाई देने से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी, आएगी नहीं आएगी? और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो मान लो सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगी, तो रोटर में सप्लाई देने पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो स्टेटर, मान लीजिए ये स्टेटर वाइंडिंग है, मान लो ये स्टेटर वाइंडिंग है, ये स्टेटर है। तो जब रोटर की मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जो रोटेटिंग नेचर की होगी, वो घूमेगी तो स्टेटर के साथ पास होने वाला फ्लक्स बदलेगा। स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब एक फ्लक्स है जो घूम रहा है, तो फ्लक्स जब घूमेगा तो स्टेटर के साथ पास होने वाला फ्लक्स बदलेगा, तो स्टेटर के साथ पास होने वाला फ्लक्स बदलेगा तो स्टेटर में ईएमएफ आएगा। स्टेटर में क्या आएगा? नहीं, मान लीजिए ये आर है, मान लीजिए तो इसके स्पेस में ईएमएफ आ गया, ये या ई मान लीजिए, तो स्टेटर की क्रॉस वोल्टेज आपको मिल गया। आपने सप्लाई स्टेटर को ना देकर रोटर को दी है, रोटर को सप्लाई दी है आपने, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर में आएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर को कट करेगा तो स्टेटर से पास होने वाला फ्लक्स बदलेगा तो स्टेटर में ईएमएफ आएगा। अब जो ईएमएफ आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये पूछा है। तो कहानी वही है, अगर आप स्टेटर को सप्लाई देते हो तो रोटर में जो ईएमएफ आता है या करंट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है एस इंटू एफ। इसी तरीके से अगर आपने रोटर को सप्लाई दी है, रोटर को सप्लाई दिया, सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ है, तो स्टेटर में स्टेटर के क्रॉस जो सप्लाई, स्टेटर के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही होगी एस इंटू एफ। आपने पढ़ा है कि अगर स्टेटर को सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ देते हैं तो रोटर में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो एस इंटू एफ आती है। उसका उल्टा भी सही है, यानी अगर आप रोटर को सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ देते हो तो स्टेटर में जो ईएमएफ आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी एस इंटू एफ। अब स्टेटर में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो एस इंटू एफ आएगी, बट स्टेटर वो पार्ट होता है जो स्टेशनरी होता है, स्टेटर घूमता नहीं है। स्टेटर इज स्टेशनरी पार्ट, एन आर इज जीरो, और अगर एन आर जीरो है तो स्लिप कितनी होगी 1, और अगर स्लिप 1 है तो आप स्लिप 1 रखो। रोट स्टेटर घूम तो सकता नहीं, एन आर तो जीरो होगा स्टेटर के लिए, स्टेटर इज स्टेशनरी पार्ट, स्लिप 1 रख दो, एफ आ गया आपका, फ्रीक्वेंसी इज एफ। ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन कन्वेंशनल में पूछा गया है, कन्वेंशनल में पूछा गया है, लिख रहा हूँ मैं। ए फोर पोल कमा 50 हर्ट्ज कमा 3 फेज इंडक्शन मोटर delivers a soft torque of 110 न्यूटन मीटर at full load and running at 950 rpm. Calculate the पहला रोटर कॉपर लॉस, दूसरा रोटर पावर इनपुट टू रोटर यानी रोटर इनपुट पावर, और तीसरा अच्छा 2 ही पूछा गया है और ये दे रखा है द मैकेनिकल लॉसेज इज 100 वाट। ये क्वेश्चन आपकी ईएस के एग्जाम में पूछा गया है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में 10 नंबर में। आपके यहाँ आता है, हो सकता है 15 नंबर में आए, एसएससी में कन्वेंशनल में आता है। तो आपको रोटर कॉपर लॉस बताना है, रोटर इनपुट पावर बताना है, मैकेनिकल लॉस दे रखा है 100 वाट, मैकेनिकल लॉस का मतलब फ्रिक्शन और विंडेज लॉस दे रखा है, और क्या दे रखा है 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज शाफ्ट टॉर्क आपको 110 न्यूटन मीटर। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो फाइनल आउटपुट पे टॉर्क मिल रहा है, एक तो होता है आउटपुट पावर P नॉट 1 - s * PG, फिर P नॉट में से आप फ्रिक्शन और विंडेज लॉस को घटाते हो मैकेनिकल लॉस को, तो जो पावर मिलती है वो शाफ्ट पावर होती है, मींस नेट मैकेनिकल आउटपुट पावर। और मोटर रन कर रही है फुल लोड पे और स्पीड 950 आरपीएम। निकालिए जरा रोटर कॉपर लॉस और रोटर इनपुट पावर, फाइंड इट, निकालिए।
चित्रा ने आंसर दिया है 1,44,100 वाट रोटर इनपुट पावर। रोटर इनपुट पावर इन्होंने दिया है 1,44,100। बाकी लोगों का निकालो। देखिए आपको कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, कैलकुलेटर विल बी अलाउड इन योर एग्जाम। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो सिंक्रोनस स्पीड सबसे पहले निकाल लो। 120 f बाई पी, तो 120 f फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, पोल कितना है 4, 7 या 12, 1500। एन एस है 1500 और मोटर रन किस पे कर रही है 950 आरपी। एन आर है 950, एन एस है 1500, एन आर है 950, तो स्लिप अगर आप निकालोगे तो स्लिप होगी एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, तो कितनी हो जाएगी 1500 माइनस 950 अपॉन एन एस दैट इज 1500। यहाँ से स्लिप आप निकालोगे कितनी आएगी 0.36। स्लिप आपने निकाल लिया 0.36 आ गई। चलिए ये दुविधा खत्म हो गई, स्लिप निकाल लिया आपने। अब निकालना क्या है रोटर कॉपर लॉस। रोटर कॉपर लॉस क्या होता है एस इंटू पीजी। एस तो हमें पता है रोटर इनपुट पावर। अगर रोटर इनपुट पावर में निकाल लूं तो रोटर इनपुट पावर को ही तो बोलते हैं पीजी। ये मिल गया, ये तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, रोटर कॉपर लॉस होता है एस इंटू पीजी। स्लिप हमारे पास है, पीजी निकाल लो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी निकालना है रोटर इनपुट पावर। रोटर इनपुट पावर कैसे निकालेंगे? देखिए जो इंडक्शन मोटर में जो आउटपुट पे टॉर्क मिल रहा है 110 न्यूटन मीटर है और जो स्पीड है 950 आरपीएम है, तो टॉर्क दे रखा है और स्पीड दे रखी है, तो हम पावर निकाल सकते हैं आउटपुट पावर। जरा देखो आउटपुट पावर क्या होती है, पावर होती है टॉर्क इनटू स्पीड। टॉर्क इनटू स्पीड, आउटपुट पावर होती है टॉर्क इनटू स्पीड। तो पावर क्या हो जाएगी, टॉर्क कितना आउटपुट पावर 110 न्यूटन मीटर। स्पीड, स्पीड दे रखी है आपके 950 आरपीएम, जहां पे आरपीएम नहीं बल्कि ओमेगा में लिखते हो। पावर इज टॉर्क इनटू ओमेगा। ओमेगा अगर एन दे रखा है तो एन से ओमेगा कैसे निकालते हैं, आपको बताया था मैंने। एन में 2π/60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाता है ओमेगा। ओमेगा होता है 2πn/60, ओमेगा आर हो जाएगा 2πnr/60, ओमेगा एस हो जाएगा 2πns/60। बताया है आपको इंडक्शन मोटर में ही। तो आपको ये दे रखा है मोटर किस स्पीड पे घूम रही है और स्पीड कितनी 100 कितनी स्पीड 950 आरपीएम। अब इसको ओमेगा में लिखो तो 2πn मींस 950/60, 2πn/60। पावर इज टॉर्क इनटू स्पीड, स्पीड ओमेगा में लिखा हमने 2πn/60। अब यहां से पावर निकालिए कितना आया, सॉल्व करके जरा बताइए पावर कितनी आई। शिवम करें सर एक दिन करियर के राइजिंग स्टार में मेरा भी नाम आएगा। शिवम ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो राइजिंग स्टार होते हैं, इनको लोग नहीं जानते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका नाम आएगा। ऐसे एक बच्चा है जो आरबीजे में सेलेक्ट हुआ है, जो बहुत नाम मैं बताता हूँ आपको। एक बच्चा है, उसका ये कहना था सर मुझे आपके बैच का टॉपर बनना है, बहुत पहले उसने बोला था कमेंट करके, ठीक है। और फाइनली रिजल्ट आया है, हैज बीन सेलेक्टेड। आज उसका मैसेज आया था, मैं मिलने आऊंगा, मैं राजस्थान के गांव में हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है शिवम एक दिन आपका भी मैसेज ऐसे मेरे पास आएगा, आपका भी मैसेज एक दिन मेरे पास आएगा सर मैं भी यहाँ पे हूँ, मेरा सिलेक्शन। क्योंकि रिजल्ट जब तक फाइनली आता है तब तक हो सकता है आप डायरेक्टली टच में ना हो, बट मैसेज वगैरह के थ्रू आप टच में रहते हो। ये कितना आया पावर 10937 आया का 10936 10937 10937.66 वाट। ठीक है, ये सही है। ये सही आया गलत आया है 10943.22 वाट सही आया है क्या 10943.22 वाट। जरा बताइए ये पावर आई है। अब ये जो पावर आई है आप, ये फाइनल पावर है। देखो गौर से मैंने बताया था ये रोटर है और ये स्टेटर। आपने इनपुट पावर यहाँ पे दी, कुछ यहाँ पे कोर लॉस और कॉपर लॉस हुआ, बाकी जो पावर बची वो क्या रोटर इनपुट पावर पीजी, और रोटर इनपुट पावर में से कुछ रोटर कॉपर लॉस हुआ, बाकी जो पावर बची आउटपुट पावर बची पी नॉट। अब जो आउटपुट पावर आपकी आई है, जो आउटपुट पावर आपकी पी नॉट आई है, इसमें से कुछ फ्रिक्शनल विंडेज लॉस घटेगा, इसमें से कुछ फ्रिक्शनल विंडेज लॉस घटेगा, तो इसमें से फ्रिक्शनल विंडेज लॉस घटाने का जो फाइनल पावर आएगी उसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर या नेट मैकेनिकल आउटपुट पावर। ये जो पावर आई है ना, ये सॉफ्ट पावर आई है, फाइनल वाली पावर, ये फाइनल वाली पावर है। आपको पता है कि जो आउटपुट पावर होती है माइनस फ्रिक्शनल विंडेज लॉस, फिर जाके सॉफ्ट पावर आती है। सॉफ्ट पावर मतलब वो पावर जो फाइनली यूज कर सकते हो। आउटपुट पावर में से फ्रिक्शनल विंडेज लॉस हटाते हो तो सॉफ्ट पावर या लोड पावर या नेट मैकेनिकल आउटपुट पावर मिलती है। ये जो पावर आई है सॉफ्ट पावर देखिए, क्योंकि टॉर्क देखा कौन सा है, सॉफ्ट टॉर्क, यानी सॉफ्ट के जो फाइनली पहुंच रहा है, तो ये देखा तो पावर सॉफ्ट पावर है। यहाँ से अगर आप आउटपुट पावर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें फ्रिक्शनल विंडेज लॉस जोड़ दो, तो जोड़ दो 10943.22 प्लस फ्रिक्शनल विंडेज लॉस कितना है, मैकेनिकल लॉस 100 वाट, 100 को ऐड कर दो तो आउटपुट पावर आपको मिल जाएगी पी नॉट। ठीक है, इसको ऐड करिए कितना आएगा, इसको ऐड करोगे आप तो 119 तो 11043.2 वाट ये आएगा, ये आएगा नहीं आएगा बताओ। अब आपको आउटपुट पावर मिल गया, पूछा क्या है रोटर इनपुट पावर, तो रोटर इनपुट पावर पूछा है, तो यहां से निकालेंगे आप, कहां से, ये आउटपुट पावर है पी नॉट,
ये ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट पावर है, इसमें से फ्रिक्शनल विंडेज लॉस को घटाओगे तो फाइनली आउटपुट पावर जो आएगी नेट आउटपुट पावर या सॉफ्ट पावर भी आती है, इसको लोड पावर ही बोलते हैं। अब आपको निकालना रोटर इनपुट पावर मींस पीजी, हमको पता है पी नॉट होता है 1 माइनस एस इंटू पीजी, कैलकुलेटर है आपके पास एग्जाम में कनेक्शन, डोंट वरी, पी नॉट होता है 1 माइनस एस इंटू पीजी, पी नॉट कितना है 11043.11043.2, पी नॉट है 1 माइनस एस, स्लिप आपके पास आ रखी है 0.36 0.36 इंटू पीजी, पीजी क्या हो रोटर इनपुट पावर ही तो होता है, यहाँ से आप निकालोगे तो पीजी की वैल्यू आ जाएगी, पीजी की वैल्यू कितनी आएगी, पीजी आप अगर निकालोगे रोटर इनपुट पावर है दैट इज 10436.6 वाट, ये आएगा आपका रोटर इनपुट पावर पीजी। अब अगर रोटर इनपुट पावर आ गया तो आपको क्या निकालना है फिर रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस को निकालना आसान है, कैसे, या तो आप फार्मूले से निकाल दीजिए एस इंटू पीजी, या फिर रोटर इनपुट पावर अगर इतना है, रोटर इनपुट पावर अगर इतना है और आउटपुट पावर अगर इतना, देखो आउटपुट पावर इतना और रोटर इनपुट पावर इतना, तो बीच में जो लॉस हुआ होगा वही रोटर कॉपर लॉस हुआ होगा, क्योंकि और कोई लॉस होता नहीं है। देखो ये रोटर है, ये स्टेटर है, रोटर इनपुट पावर दिया पीजी, आउटपुट मिला पी नॉट, इसमें स्टेशनरी लॉस घटाया तो सॉफ्ट पावर मिली। अब ये पता है आपको रोटर इनपुट पावर पता है आपको, रोटर कॉपर लॉस नहीं निकालेंगे, इसमें से इस पावर को हटा दो तो रोटर कॉपर लॉस मिल जाएगा, या फार्मूला लगाना चाहो फार्मूला लगा लो आप एस इंटू पीजी, स्लिप आपके पास 0.36 इंटू पीजी की वैल्यू है 17436.6, इसी करके आप सॉल्व कर लोगे, या इसमें से इस वैल्यू को हटा दोगे तो भी आ जाएगा, सेम आएगा, और कितना आएगा, ये आएगा 6393.43 वाट। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई डाउट है किसी स्टेप में तो बताइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 10-15 नंबर के कनेक्शन में तो बड़े तो होंगे थोड़े बहुत। सिप्रा का समझ गया सर, जयंता बोले गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जयंता, क्या हाल चाल है, इस सवाल का जवाब दीजिए जरा। इफ एन इंडक्शन मोटर is operating at 60% of its synchronous speed, then maximum efficiency under ideal condition, ideal condition का समझ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, theoretically possible, ये क्वेश्चन में लिख रखा है, नहीं जितना पॉसिबल हो सकता है, इज ऑप्शंस दे रखा है 100%, 40%, 50%, डी इज 60%। ये क्वेश्चन में कन्वेंशनल में ही पूछा गया है, ये क्वेश्चन में कन्वेंशनल में पूछा गया है 2 नंबर में 2 मार्क्स, तो ऐसा क्वेश्चन कन्वेंशनल में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ ऑप्शन टिक करने से काम नहीं चलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी में भी आते हैं, एक बार क्वेश्चन लिखा रहता है ऑप्शन भी लिखा रहता है, बट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए आइडियल कंडीशन का मतलब आप ये मत निकाल लेना कि एफिशिएंसी 100% होगी, द मैक्सिमम एफिशिएंसी अंडर आइडियल कंडीशन, ब्रैकेट लिखा थ्योरेटिकली पॉसिबल, कि जो सैद्धांतिक रूप से संभव है, 100% एफिशिएंसी कहां संभव है, ये तो काल्पनिक है, तो इसलिए आइडियली का ब्रैकेट में लिखा है थ्योरेटिकली पॉसिबल, यानी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइडियल देखिए आप मत मान लेना हर लॉस 0 है तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, नहीं 100% नहीं होगी, हाँ आइडियल मींस कुछ लॉसेज वगैरह 0 होंगे, आप क्वेश्चन आप पढ़ो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो पूछना क्या चाह रहा है। बोलो प्रियंका का कहना है ए, प्रियंका ए नहीं सही होगा, अगर ये ना लिखा होता तो ए होता, लिखा है फाइंड मैक्सिमम एफिशिएंसी अंडर आइडियल कंडीशन, बट आइडियल के नीचे लिखा है थ्योरेटिकली पॉसिबल, आइडियल तो मानो बट जो सैद्धांतिक रूप से संभव है, थ्योरेटिकली पॉसिबल जो संभव भी हो, 100% एफिशिएंसी कहां संभव हो सकती है, आप बताओ है पॉसिबल नहीं, सिर्फ आंसर दिया 40%। देखो सीधा सीधा कहने का ये मतलब है यहाँ पे वो एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस एस का फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, एफिशिएंसी 1 माइनस एस का फार्मूला लगाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। आपने क्या देखा था गौर करो, ये था रोटर और ये है आपका स्टेटर, ये आपका स्टेटर, यहाँ पे आपने इनपुट पावर दी पी इन, यहाँ पे कुछ क्या हुआ स्टेटर कोर लॉस और यहाँ पे हुआ स्टेटर कॉपर लॉस, यही तो हुआ, और फिर जो पावर बची दिस पावर माइनस दिस इज
एयर गैप पावर या रोटर इनपुट पावर पीजी। अब रोटर इनपुट पावर जो है उसमें से कुछ रोटर कॉपर लॉस हुआ दैट इज एससी टू पीजी, और बाकी जो पावर बची आउटपुट पावर मिली मींस ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट पावर। फिर आउटपुट पावर में से फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस को हटाओगे तो सॉफ्ट पावर, लोड पावर या नेट मैकेनिकल आउटपुट पावर मिलती है। हमने कहा था अगर हम एप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी निकालें, एप्रोक्सीमेट का मतलब क्या, स्टेटर कोर लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस को हमने नेगलेक्ट किया है, स्टेटर कोर लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं तो एफिशिएंसी निकल के आई थी 1 - s। गौर से देखो एफिशिएंसी 1 - s कब आई थी भाई, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर P नॉट अपॉन इनपुट पावर Pin, आउटपुट पावर होती है 1 - s into Pg, और Pin की जगह पे अगर हम इसको नेगलेक्ट कर दें तो P बराबर Pg होगा, अदरवाइज दिस माइनस दिस इक्वल टू Pg, ये जीरो मान लो Pg के बराबर होगा तो P की जगह पे Pg लिख दिया हमने, यहां से एफिशिएंसी 1 - s आई थी। बट इस एफिशिएंसी 1 - s में हमने ये रोटर कॉपर लॉस नेगलेक्ट नहीं किया। अगर आप 100% आइडियल सिस्टम मान लोगे तो फिर इसको भी नेगलेक्ट करना पड़ेगा, 100% आइडियल सिस्टम मान लोगे तो कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, इसको भी नेगलेक्ट कर दोगे आप, बट इसको नेगलेक्ट नहीं किया हमने केवल कुछ लॉसेस को नेगलेक्ट किया है जो कम होता है, जैसे ये और ये। यहाँ से 1 - s आई थी, ये वाला लॉस नेगलेक्ट नहीं किया, इसलिए लिखा है कि आइडियल तो मानो इसको नेगलेक्ट कर दो, बट ऐसा आइडियल मानो थियोरेटिकली पॉसिबल हो। अगर आप इसको जीरो कर दोगे s into Pg को, गौर से देखो s into Pg को अगर जीरो कर दोगे रोटर कॉपर लॉस को, Pg तो जीरो नहीं हो सकता, Pg जीरो हो गया तो रोटर पावर जीरो हो गया तो इंडक्शन मोटर काम नहीं कर सकता, Pg जीरो नहीं हो सकता, s जीरो हो सकता है। s कब जीरो हो सकता है, जब nr ns के बराबर हो। तो क्या nr ns के बराबर हो सकता है प्रैक्टिकली, nr ns के बराबर थियोरेटिकली पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो s जीरो नहीं हो सकता, s जीरो नहीं हो सकता, ये लॉस आप जीरो नहीं कर सकते किसी भी हालत में, इस लॉस को जीरो नहीं मानना है, ठीक है। जो 100% जो लोग चिल्ला रहे हैं वो गलत है। अब आपका यहां से आंसर आ जाएगा, स्लिप आपको रखनी है यहां पे, स्लिप, तो स्लिप कैसे रखोगे, दे रखा है इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट 60% ऑफ इट्स सिंक्रोनस स्पीड, आपको पता है ऑपरेटिंग एट 60% ऑफ इट्स सिंक्रोनस स्पीड, यानी nr जो है वो क्या है, ये है 60% ऑफ ns, जो रोटर की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड की 60% है, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, nr बराबर 60% ऑफ ns मींस 60/100 इनटू ns, ये तो लिख सकते हैं nr को, नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये होता है 1 - s लिखना है हमको पता है एक फार्मूला, nr बराबर ns 1 - s, nr बराबर ns 1 - s है या नहीं, मैं 1 - s निकालना है, यहाँ से 1 - s क्या होगा, यहाँ से 1 - s होगा nr अपॉन ns, बोलो 1 - s क्या होगा, nr अपॉन ns, क्यों निकालोगे, यहाँ पे रखना है nr अपॉन ns, यहाँ से निकाल दो nr अपॉन ns 60/100, 60/100, 0 0 कैंसिल, दैट इज 0.6, 0.6 आ गया, nr अपॉन ns रख दो, 1 - 0.6, ये तो आया 1 - s हो गया आपका nr अपॉन 0.6, 1 - s आ गया कितना 0.6, तो एफिशिएंसी निकालनी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 60%, 0.6 एफिशिएंसी आ गई, परसेंटेज की 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई बात समझ में, विकी, मनोसिस, प्रियंका, जयंता, सिर्फ लगाना सर आ गया समझ में। विकी का कमेंट आ रहा है मेरे पास, सर आई एम फ्रस्ट्रेटेड, अरबी में नहीं हुआ मेरा, एक बहुत लंबा चौड़ा मैसेज मैंने आपके ग्रुप पे डाला है, आरबीजे का ग्रुप है विकी, एक लंबा चौड़ा मैसेज मैंने आपके ग्रुप पे डाला है, आरबीजे इलेक्ट्रिकल 1 और इलेक्ट्रिकल 2 दोनों के ग्रुप पे, वो मैसेज आप पढ़ो, ठीक है, आपको तसल्ली मिलेगी। बाकी जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो तो एंजॉय करते हैं, उनको तो नींद नहीं आएगी, रात में सोते हैं तो 6 बार नींद टूटती है कि सुबह हो जाए जल्दी से लोगों से मिलें, और जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं अब इसलिए उनके दिल में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, पेन होता है, कई बार धुंधला भविष्य नजर आता है, घर वालों की डांट नजर आती है, बट दीज थिंग्स हैपन एंड दीज थिंग्स ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्ग मैन, ये चीज़ें आपकी लाइफ में होकर के ही आपको मजबूत इंसान बनाती हैं। अगर लाइफ इतनी आसानी से और इतनी सीधी सीधे चलेगी तो फिर मजा भी नहीं है। Today is difficult, tomorrow will be more difficult, but the day after tomorrow will be more beautiful, the day after tomorrow will be beautiful, but the most people die tomorrow evening। आज का दिन कष्टकारक है, कठिन है, कल का भी दिन कठिन है, बट परसों शायद एक नई सुबह उम्मीद के साथ आए, बट कई सारे लोग परसों तक उस नई सुबह तक इंतजार ही नहीं कर पाते और टुमारो इवनिंग यानी कल ही अपने हिम्मत को तोड़ते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। A 4-pole 50 Hz 3-phase induction motor has blocked rotor reactance per phase which is 4 times the rotor reactance rotor resistance per phase. The speed at which maximum torque develops 1125 आरपीएम, 1500 आरपीएम, सी 1050 आरपीएम, 1210 आरपीएम। ये भी कन्वेंशनल में पूछा गया है, अच्छा ऑब्जेक्टिव में भी, अच्छे एग्जाम में ए वगैरह में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, अदरवाइज इसको भी ईएस के कन्वेंशनल में 2 मार्क्स में पूछा गया है, 2 मार्क्स। आपके एग्जाम में एसएससी में 5 नंबर में पूछा जा सकता है। शेखर बोला सर इस बार डीएमआरसी का फॉर्म आएगा नहीं, आइडिया, फॉर्म तो आने वाला था, पता नहीं क्यों डिले हुआ है, आई डोंट अंडरस्टैंड।
फॉर्म तो आने वाला ही था, काफ़ी दिनों से बात चल रही थी मार्सी की, बट थोड़ा सा वेट रखो, अपनी तैयारी को अप टू डेट रखो, क्योंकि फॉर्म आएगा तब आप तैयारी शुरू करोगे, तो ये सही तरीका नहीं है। अब इस यूपीपीसीएल का एग्जाम है 4 तारीख को, 2 दिन बाद जेई का एग्जाम नवंबर के लास्ट में है, तो फॉर्म आता है तो महीने 2 महीने 3 महीने में एग्जाम हो जाते हैं, तो 2 महीने 3 महीने में पूरी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। अपनी तैयारी को अप टू डेट रखिए, फॉर्म आज नहीं तो 2 महीने बाद तो आएगा ही मार्सी का भी। मोनोसिस बोले हिम्मत नहीं हारनी है, कीप मूविंग, वन डे वी विल विन डेफिनेटली। इसका आंसर बताइए। ग्यारह सौ पच्चीस आया है मोनोसिस का। एसी नहीं चल रहा है। देखिए 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस। ब्लॉक रोटर का मतलब समझ रहे हो आप, रोटर को ब्लॉक करके रखा गया, मींस रोटर घूम नहीं रही है, रोटर ब्लॉक कंडीशन में है, मींस रुकी हुई कंडीशन में है। इसका मतलब क्या है, एक तरीके से रोटर रुकी हुई है, मींस स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस की बात कर रहा है वो। स्टैंड स्टिल मतलब रोटर रुकी हुई है। जब मोटर रोटर रुकी होती है ना, बराबर जीरो को बोलते हैं स्टैंड स्टिल, या उसे आप ब्लॉक रोटर भी बोल सकते हो। एक 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज ब्लॉक रोटर रिएक्टेंस पर फेज व्हिच इज 4 टाइम्स द रोटर रेजिस्टेंस पर फेज। इसका मतलब क्या है, 4 टाइम्स रोटर रेजिस्टेंस पर फेज मींस जो x2 है आपका रोटर रिएक्टेंस, ये क्या है, ये रोटर रेजिस्टेंस का 4 गुना है, ये इसका 4 गुना है। रोटर रिएक्टेंस रोटर रेजिस्टेंस का 4 गुना है पर फेज। स्टैंड स्टिल की बात कर रहा है, जब रोटर रुका हुआ है। भाई अगर रोटर अपने घर में रेजिस्टेंस R2 रिएक्टेंस R2 है, एक रिएक्टेंस X2 है, जब रोटर स्टेटर घर में आ जाता है कहीं डैश लग जाता है तो उसे डरने की जरूरत है नहीं आपको। तो X2 जो है रिएक्टेंस रोटर रेजिस्टेंस का 4 गुना है, 4 गुना है, बराबर लिखोगे, आप क्या लिखोगे 4 X2 बराबर 4 R2 लिखेंगे नहीं, X2 बराबर 4 R2, रिएक्टेंस रेजिस्टेंस का 4 गुना है। देखो ना यहाँ पे X2 अपॉन R2 मिला कि नहीं 4 अपॉन 1, यानी रेजिस्टेंस 1 है तो रिएक्टेंस 4 है, रिएक्टेंस रेजिस्टेंस का 4 गुना है। पर फेज की बात की जा रही है। स्टैंड स्टिल का मतलब जब रोटर रुका हुआ है, ब्लॉक कंडीशन में, अदरवाइज रोटर की स्पीड जैसे चेंज होगी वैसे रिएक्टेंस भी चेंज होता है, पता है, स्पीड चेंज होती है तो स्लिप चेंज होती है, तो रोटर का रिएक्टेंस चेंज होता है। यहाँ पे जो रोटर रुकी हुई तब का रिएक्टेंस दे रखा है, चलिए ये रखा है। फिर पूछा है द स्पीड एट व्हिच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, तो स्पीड आपको निकालनी है, एन आर का फार्मूला क्या होता है, ns 1 - s, स्पीड होती है ns 1 - s। आपको स्पीड निकाल, ns निकालो, ns कैसे निकालेंगे, ns होता है 120f/p, तो 120f फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ पोल कितना है 4, ये हो गया 1500 rpm, ns हो गया 1500 rpm। स्लिप आपको निकालनी है, स्लिप कौन सी, आपको वो स्पीड निकालनी है जिस पे मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, स्पीड एट व्हिच मैक्सिमम टॉर्क डेवलप्स। तो अगर मैक्सिमम टॉर्क वाली स्पीड निकालनी है तो यहाँ पे स्लिप वो रखनी पड़ेगी जो मैक्सिमम टॉर्क के करेस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पे आपको sm लिखना पड़ेगा। sm मींस स्लिप करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क, nr बराबर ns 1 - s, ये nr वो स्पीड है, दिस इज व्हाट स्पीड at speed when maximum torque is obtained, speed when maximum torque is obtained, speed when maximum torque is obtained, this is nr, it is ns 1 - s। मैक्सिमम टॉर्क वाली स्पीड लिखनी है तो sm लिख दिया। sm कैसे निकालोगे, जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क मिलता है वो क्या है, स्लिप एट व्हिच मैक्सिमम टॉर्क इज ऑब्टेन्ड, इट इज r2 / x2 या r2 डैश / x2 डैश। अगर r2 डैश / x2 डैश भी लिखते हो तो r2 डैश को लिख सकते हो ना r2 / k स्क्वायर, और x2 डैश को लिख सकते हो x2 / k स्क्वायर, k स्क्वायर कैंसिल, r2 / x2 आएगा। ये क्या होगा, आपने रोटर को स्टेटर साइड डिफर किया है तो क्या हो जाएगा n2 / n1, n1 स्टेटर के टर्न्स, n2 रोटर के टर्न्स, ये सब चीज आपको बताई है मैंने। अब यहाँ से r2 / x2 लिख दो, तो r2 / x2 यहाँ से क्या आएगा, r2 / x2 हो जाएगा, r2 / x2 हो जाएगा 1/4, 1/4 मींस 0.25, रखो ns कितना है 1500, 1 - sm मींस 0.25, तो 1500 इंटू 1.00.25 0.75, तो 0 से 75 गया, 75 इंटू 15 हो जाएगा 1125 आरपीएम है। आया समझ में, नहीं आया? दिनेश बोल रहे हैं आया सर, और किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन ये है, फॉर ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर if rotor resistance is increased, then पहला ऑप्शन स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीजेज, और दूसरा इफिशियंसी इंक्रीजेज, दूसरा स्टार्टिंग टॉर्क डिक्रीजेज, इफिशियंसी इंक्रीजेज, तीसरा स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीजेज बट इफिशियंसी डिक्रीजेज, चौथा स्टार्टिंग टॉर्क टीएसटी एंड ये भी डिक्रीज कर रहा है एंड इफिशियंसी ये भी डिक्रीज कर रही है।
ये भी पूछा गया कन्वेंशनल में, आपके एसएससी में पूछ सकता है 5 नंबर में, ऐसे ईएस में पूछा गया 2 मार्क्स में, कन्वेंशनल में 2 नंबर पूछा गया ईएस में। बट ईएस का जो पेपर पहले कन्वेंशनल हुआ करता था, तो मुझे याद हो पहले 3 घंटे का हुआ करता था, अब क्या पैटर्न चेंज हो गया उसका भी, ये आपके यहाँ 5 नंबर में 2 नंबर में आपके यहाँ भी आ सकता है, क्या होगा बताइए। विकी, सिप्रा, प्रियंका, मोनोसिस, सौरभ ने आंसर दिया है, अलग अलग दिया है। विकी और प्रियंका का ए, सिप्रा का बी, मोनोसिस का सी। देखो अगर आप रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इतना तो पता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। नहीं 5 नंबर में आया है, कन्वेंशनल में अगर आया है तो आपको 3-4 लाइन लिखना तो पड़ेगा। अब 3-4 लाइन तो हो ही जाएगा, कितना भी छोटा हो 3-4 लाइन लिखने में हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा सीधे टिक कर दोगे आप, कन्वेंशनल 3-4-5 लाइन लिख दोगे, ज्यादा टाइम नहीं खर्च करना है। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर रेजिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया तो होगा। देखो ये तो पता है रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने पे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है, कल भी बढ़ाया था कि रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने पे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है, बट मैक्सिमम टॉर्क चेंज नहीं होता, इंडिपेंडेंट है। आपको बताया था मैंने कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है तरीके से ये डिपेंड करता है किस पे, रोटर रेजिस्टेंस पे। अगर देखा जाए समझने के लिए तो अगर आप रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, रोटर रेजिस्टेंस को घटाओगे तो स्टार्टिंग टॉर्क घटेगा। मगर मैक्सिमम टॉर्क जो होता है टी मैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम टॉर्क पूछा नहीं है, अगर पूछता तो मैक्सिमम टॉर्क चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता। हाँ रोटर रेजिस्टेंस आपने बढ़ाया है तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका बढ़ेगा, तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। अब एफिशिएंसी को देखो, रोटर रेजिस्टेंस वगैरह बढ़ाओगे, ऑब्वियस सी बात है रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रोटर में होने वाला कॉपर लॉस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। रोटर की वाइंडिंग है, रोटर की वाइंडिंग में होने वाला कॉपर लॉस, रोटर की वाइंडिंग में होने वाला कॉपर लॉस बढ़ेगा, रोटर की वाइंडिंग में होने वाला कॉपर लॉस बढ़ेगा, एफिशिएंसी घटेगी। भाई एफिशिएंसी क्या होती है, इनपुट और आउटपुट, आउटपुट पर इनपुट, अगर लॉसेज ज्यादा हो गया तो एफिशिएंसी घटेगी। तो अगर रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो लॉसेज रोटर वाइंडिंग में बढ़ेगा, रोटर कॉपर लॉस, और रोटर कॉपर लॉस बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घटेगी। ठीक है, तो रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाने पे स्टार्टिंग टॉर्क आपका जो है वो बढ़ा, और रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाने पे रोटर कॉपर लॉस बढ़ा, यानी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हुई। इट इज थर्ड। हाँ जैसे मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। हाँ बस एग्जाम में टाइम आपको मैनेज करना है, एक बार कुछ स्टेटमेंट आपको लिख देना, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ, मेरे पास आपको समझाने के लिए लिखना और बोलना दोनों है। एग्जाम में जो आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसके पास आपका बोला हुआ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं बगल में बैठे होगा हाँ कॉपी चेक करो, हाँ सर इसमें ऐसा होता है मैंने लिखा है, हाँ टॉर्क इज कांस्टेंट इसलिए ऐसा लिखा है, आप तुम्हारा होगे नहीं, तो आप क्या सोचते हो आपको कॉपी पे लिखना है, थोड़ा सा एक्सप्रेस करना है आपको अपनी कॉपी पे। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में नहीं रखना है, एग्जाम लगेगा आपको पता ही नहीं है, जो आता है उसको लिखो, बट इतना ही लिखो कि टाइम मैनेज हो जाए। A 3-phase induction motor has a starting torque of 100% and a maximum torque of 200% of full load torque. Find slip at maximum torque. Find slip at maximum torque. ये ईएस के एग्जाम में पूछा गया है 10 मार्क्स, 10 नंबर में पूछा गया है। जो ईएस में 10 नंबर में पूछा गया आपके यहाँ पूछा जाएगा तो सकता है 15 नंबर का पूछ दे भाई। ठीक है, ये कन्वेंशनल क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, खैर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस थोड़े से कम है। ऑब्जेक्टिव में आएगा ऐसा ए के पेपर में गेट में आ सकता है, कन्वेंशन में पूछा गया है ये। वैसे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते हैं जेई वाले तो उठा के डाल देंगे, तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप कर ले जाओगे। बोलिए प्रियंका ने आंसर दिया है 2। ओके, और देखिए कितना खूबसूरत है ये क्वेश्चन। दे रखा है कि 3-फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क 100% है और मैक्सिमम टॉर्क 200% किसका, फुल लोड टॉर्क का। लिखो जरा, जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो 100% है किसका, फुल लोड टॉर्क का। फुल लोड टॉर्क का 100% बिल्कुल बराबर है, स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क के बराबर है, तो परसेंटेज बोल दिया इसका 100% है। ठीक, फिर रखा है मैक्सिमम टॉर्क जो है वो 200% है किसका, फुल लोड टॉर्क का। जो मैक्सिमम टॉर्क है वो फुल लोड टॉर्क का 100%, ये इसका 200% है, मींस ये इसका दोगुना है, ये इसका 200% मींस ये इसका दोगुना है। अगर ये दोगुना है इसका बराबर लिखोगे तो 2 लिखना पड़ेगा, ये डबल है इसका, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो। बात समझ आई, एक इक्वेशन ये बन गई, ये इसका 100% मींस बराबर, ये इसका 200% मींस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो। अब यहाँ से अगर हम स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो निकालें तो कितना जाएगा, दिस अपॉन दिस 1/2। और स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क एक फार्मूला हमने आपको बताया था, गौर करो, एक फार्मूला ये लिखा था T अपॉन T मैक्स, याद करो
2 into sm into s upon sm square plus s square, where t is any torque at slip s और t max is maximum torque at slip sm. sm वो स्लिप है जिसमें मैक्सिमम टॉर्क मिला, t max, और s कोई भी स्लिप है. अब अगर हम इस t को tst कर दें, स्टार्टिंग टॉर्क कर दें, tst upon t max, तो अगर स्टार्टिंग टॉर्क हो गया तो इसकी करस्पॉन्डिंग स्लिप क्या हो जाएगी? स्टार्टिंग टॉर्क इसकी करस्पॉन्डिंग स्लिप, स्टार्टिंग पे nr बराबर 0 स्लिप 1, स्लिप 1 हो जाएगी. कितना हो जाएगा? 2 sm into 1 upon sm square plus 1, 2 sm into 1 upon sm square plus 1. अब tst upon t max आपको दे रखा है, tst upon t max आपको दे रखा है कितना? 1/2, ये 1/2 दे रखा है, यानी पूरी इक्वेशन 1/2 के बराबर है. आपको निकालना क्या है? फाइंड स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, यानी sm निकालना है. स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क पे जो स्लिप होगी वो sm, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको sm निकालना है. sm को मैं x मान लूं, अगर क्या मान लूं x, तो क्या हो जाएगा? 2x upon x square plus 1 is 1/2. इसको सॉल्व करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x बराबर हो जाएगा x square plus 1, x square plus 1 बराबर 4x. इसको और सॉल्व करोगे, x square minus 4x plus 1 बराबर 0. कोई फैक्टर इसका दिख रहा है? फैक्टर दिख नहीं रहा है. x की वैल्यू क्या लिखोगे? माइनस b मीन्स 4 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 16 माइनस 4 a इंटू c मीन्स 4. अच्छा 4 इंटू 1 होगा यहाँ पे, 4 इंटू 1 इंटू 1, 4 a इंटू c अपॉन 2a, 2a मीन्स 2 इंटू 1. ये श्रीधराचार्य का फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा. अगर कोई इक्वेशन है तो उसके रूट्स होते हैं x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. याद आ रहा है? अरे अगर ऐसी इक्वेशन होती है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स क्या होते हैं? x इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. x स्क्वायर कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट b, c कांस्टेंट है, वही कर दिया. a की वैल्यू 1, b माइनस 4, c 1. इसको सॉल्व करोगे तो 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 कितना हो गया? 16 में से 4 गया कितना बचा? 12 डिवाइड बाई 2. अब 12 को आप क्या लिख सकते हो? वहां से x आपका हो जाएगा, 12 को आप लिख सकते हो 4 प्लस माइनस 2 दूना 4 3 12 बटे 2, तो 2 को कॉमन ले लो, यहाँ से और 2 नीचे से कट जाएगा. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस माइनस रूट 3. हो गया नहीं? x वैल्यू 2 प्लस माइनस रूट 3 हो गई, यानी x की वैल्यू दो पॉसिबल है, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3. एक वैल्यू क्या पॉसिबल है? 2 प्लस रूट 3, और एक पॉसिबल है 2 माइनस रूट 3. 2 प्लस रूट 3 कितना है? 2 प्लस रूट 3 कितना है? रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.71 के आसपास. रूट 3 की वैल्यू 1.71 के आसपास, 2 से जोड़ोगे 3.71 के आसपास आएगी, 3.71 के आसपास आएगी, नहीं आएगी? और दूसरी 2 माइनस रूट 3, रूट 3 1.71 के आसपास है मान लो, और इसमें से 2 को हटा दो. अच्छा 2 में से 1.71 को हटाओ, तो 0 में से गया 9, यहाँ बचा 9 से 7 गया 2, और यहाँ बचा 1 में से 1 गया 0.29. ये तो होगा लेकिन अच्छा हाँ ठीक है, 2 में से रूट 3 चला गया 0.29. अब ये जो x की दो वैल्यूज आई हैं 3.71 और 0.29, आप देखो x आपने माना किसको है? x आपने sm को माना है, और sm है क्या? स्लिप. sm क्या है? sm स्लिप है, मींस sm की दो वैल्यूज आपकी नजर में आई, एक वैल्यू आई 3.71 और दूसरी वैल्यू आई 0.29. क्या स्लिप की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है? मोटर है, मोटर के केस में स्लिप की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती. ये वाली वैल्यू डिस्कार्ड कर दो, छोड़ दो, ये वाली वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी 0.29. तो वो स्लिप जिस पे मैक्सिमम टॉर्क मिला वो 0.29 है, और अगर परसेंटेज में निकाल दोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो करीब 29% के आसपास आ जाएगा, 29%. अब इसको निकालने की जरूरत है, पता था 2 प्लस रूट 3 कुछ भी आएगा, एक से ज्यादा, तो 2 माइनस रूट 3 वाला निकाल दो, यही आ जाएगा. बोलो. अच्छा 2 माइनस रूट 3 अगर आप निकालोगे कैलकुलेटर से तो ये करीब एग्जैक्ट अगर आप निकालोगे 2 माइनस रूट 3 तो 0.2679 आया है. एग्जैक्ट अगर आप निकालोगे, मैंने अप्रॉक्सीमेशन निकाला 2 माइनस रूट 3 कैलकुलेटर से 0.2679 आएगा. ठीक है, अब एक वैल्यू आ गई एसएम की जो कि एक से ज्यादा है, इसको नेगलेक्ट कर देंगे. 0.269 है तो उसको हम ले लेंगे. एसएम आ गया आपका 0.2679, या परसेंटेज में निकालना है तो 26% या 26.7%, कुछ भी मान लो आप, 26.7%. ये आ गई एग्जैक्ट वैल्यू 26 के आसपास. ठीक है, सौरभ सिंह ऑसम सर. मोनसी सर ऐसा निकल आएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा. तो अगर आप ऐसे एग्जाम के पहले करके जाओगे तब दिमाग नहीं खराब होगा, पहली बार आप सामना करोगे तो हो सकता है दिमाग खराब. 3-phase 50 Hz induction motor has a full load speed of 1440 rpm. For this motor calculate the following. For this motor calculate the following. क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहला नंबर ऑफ पोल्स, दूसरा फुल लोड स्लिप, तीसरा रोटर फ्रीक्वेंसी, चौथा स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड
with respect to rotor field, speed of stator field with respect to rotor structure। ये क्वेश्चन एसएससी 2008 में पूछा गया 10 नंबर में, एसएससी जेई में पूछा गया है ये 2008 में 10 मार्क्स। चलिए सौरभ बोले मशीन पढ़ के मजा आ गया गुरुजी। असली मजा भी आपको धीरे धीरे आएगा, डीसी में आएगा, सिंक्रोनस में आएगा। 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज फुल लोड स्लिप ऑफ दिस, फुल लोड स्पीड ऑफ दिस, कैलकुलेट 4-5 चीजें पता करनी है। 10 नंबर में है यानी 2 नंबर का है, 2 2 2 2 2, ये निकालो 2 नंबर, ये निकालो 2 नंबर, ये निकालो 2 नंबर। निकालिए सौरभ बाबू आंसर इसका। सौरभ ने बोला है पोल 4 है, मोनोसिस ने भेजा है स्लिप इज 0.4, सौरभ की स्लिप 0.04 आई। आइए देखते हैं। 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज फुल लोड स्लिप ऑफ 1440 आरपीएम। फुल लोड स्पीड है, फुल लोड स्पीड 1440 मींस जब मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड पे या रेटेड स्पीड पे या फुल लोड पे रन कर रही है लगातार तो उसकी स्पीड 1440 है। आपको 2-3 चीजें बतानी है। नंबर ऑफ पोल, फुल लोड स्लिप, चलिए दे क्या रखा है, कल फ्रीक्वेंसी दे रखी है और स्पीड दे रखी है। आइए सबसे पहले जरा एनएस निकालें तो निकाल नहीं पाएंगे, 120 बाई पी होता है। एनएस क्या होता है देखो जरा, 120 एफ बाई पी, तो 120 फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। पोल हमको नहीं दे रखा है, पोल इज नॉट गिवन। एनएस कितना गया यहाँ से 12 25 60 00 6000 अपन पी। एनएस कितना गया, एनआर कितना दे रखा है, एनआर दे रखा है 1440, ठीक है। एनआर है 1440, एनएस हमें नहीं पता, पोल दे ही नहीं रखा है और पोल ही पता करना है। आप ये बताओ एनआर अगर 1440 है इसका मतलब क्या, इंडक्शन मोटर में रोटर के घूमने की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी सी कम होती है, स्लाइटली लेस देन। यानी अगर एनआर 1440 है तो एनएस 1440 से ज्यादा होगा, 1480 1450 1400 1500 के आसपास। एनआर इतना है, एनएस ये है, आपको पता है इंडक्शन मोटर में एनएस जो होगा वो एनआर से ज्यादा होगा, पक्का। एनएस हमेशा एनआर से ज्यादा होगा, एनआर हमेशा एनएस से कम होगा, इसका मतलब एनआर अगर 1400 आया है तो एनएस कितना आएगा। अब आप ये बताओ पी की वैल्यू अगर हम 2 पी की वैल्यू कितना ले सकते हैं, पी 2 पोल ले सकते हैं, 4 पोल ले सकते हैं, 6 पोल ले सकते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी है। 3 पोल तो लोगे नहीं, ठीक है। 2 पोल की अगर मशीन हो, 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 3000। अगर हम पी पे 2 रखें तो एनएस कितना आएगा 3000। अगर एनएस 3000 है तो एनआर से थोड़ा सा कम होना चाहिए, एनआर 1440 है, ये तो बिल्कुल आधा हो गया उसका। देन पोल 2 तो नहीं होंगे, पोल को मैं अगर 4 ले लूं, कितना ले लूं 4, अगर मैं पोल को 4 ले लूं तो डिवाइड हो जाएगा 4 1 4 कितना 2 4 25 20 0 0 1500 आ गया, 1500 आ गया। अगर पोल की संख्या 4 हो तो एनएस 15 आएगा, 1500 आएगा, और एनआर 1440 है, एनएस 1500 है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि टेक एनएस ग्रेटर देन एनआर, ग्रेटर देन एनआर। अब एनआर 1440 है, फॉर पी इक्वल टू 4, अगर पोल की संख्या 4 हो जाए एनएस इज 1500, अगर इसको हम 4 ले लेते हैं कितना हो जाएगा 1500, और एनएस 1500 आ गया, एनआर 1440 आपने दे रखा है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। मींस आपके नंबर ऑफ पोल कितने हो गए 4। हमने अंदाजा लगा लिया कि 1440 के आसपास वाला ही एनएस लूंगा मैं, 1500 लेना है मुझे, तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हो गए 4। स्लिप कितनी हो जाएगी, फुल लोड स्लिप, स्लिप होती है एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। एनएस कितना है बाबू, एनएस कितना है लिखा है सामने 1500 आरपीएम, एनएस 1500 आरपीएम, एनआर एनआर कितना है 1440। अब देखो ये तो स्पीड रखी है फुल लोड स्लिप 1440, तो अगर फुल लोड स्पीड रखी है, फुल लोड स्पीड 1440 रखी है, तो जो स्लिप निकालोगे फुल लोड स्लिप ही तो आएगी, डिवाइड बाय एनएस मींस 1500। इसको सॉल्व करोगे आप तो 1500 माइनस 1440 कितना हो गया 60/1500, 0 0 कैंसिल, 3 दूना 6 3/15 1/25। स्लिप कितना आ गया, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से कितना आ गया 4%, परसेंटेज में 4% या वैसे 0.04, ये फुल लोड स्लिप आ गई क्योंकि जो स्पीड आपने रखी है वो फुल लोड स्पीड रखी है, तो दिस इज योर फुल लोड स्लिप। रोटर फ्रीक्वेंसी ये आप निकालोगे, रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर एस इनटू एफ, स्लिप कितनी है 0.04, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, 5 का 20 हो गया 2 हर्ट्ज रोटर फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड भी एनएस स्पीड से घूमती है, सिंक्रोनस स्पीड से, और रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एनएस स्पीड से घूमती है। तो अगर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक ही स्पीड से एक ही दिशा में घूम रही है तो एक की स्पीड दूसरे की स्पीड में क्या होगी 0, एनएस माइनस एनएस दैट इज 0। स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड, स्टेटर आपका स्टेटर की फील्ड किस स्पीड से घूमती है सिंक्रोनस स्पीड से, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से घूमती है, और रोटर स्ट्रक्चर, रोटर स्ट्रक्चर मींस रोटर, ये किस स्पीड से घूमता है एनआर से, तो आपको यहां पे लिखना है एनएस माइनस एनआर। भाई स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से रोटर एनआर से एनएस माइनस एनआर, एनएस कितना है 1500, एनआर कितना है 1440 कर दो, दैट इज 60 आरपीएम। पांच नंबर ये लिखा है स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर, रोटर स्ट्रक्चर मींस रोटर। आपको दिमाग बस यहां लगाना था नंबर ऑफ पोल में, बस नंबर ऑफ पोल निकाल दिया आपने तो सारी कहानी खत्म। कोई डाउट है इसमें?
मनोज बोल एक्चुअली नंबर ऑफ पोल में दिमाग सच में लगा था। यस, नंबर ऑफ पोल आप सेलेक्ट करके जाओ, नंबर ऑफ पोल को 2 रखा तो 3000 आ गया, 3000 पॉसिबल है नहीं, 1440 है। 3 नहीं रखोगे आप, नंबर ऑफ पोल को 2 4 6 8 ऐसे रखोगे, ठीक है, इवन में। फिर आपने 4 रखा तो 1500 आ गया, 1400 के करीब, 1440 के करीब है, वही एनएस हो गया 1500, और वहां से नंबर पोल आपने गेस कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चंस कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कभी ट्रांसफार्मर के, कभी इंडक्शन के बीच बीच में जो क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस और भी हम आगे पीछे करेंगे, बट ऑफिशियली इंडक्शन मोटर आपकी खत्म हुई, बट कुछ क्वेश्चन इस पे और हम आगे करेंगे, कुछ कन्वेंशनल, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे मिलता जाएगा आपका, आप पढ़ते रहो, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर आपकी खत्म, सिंक्रोनस मोटर हम स्टार्ट करेंगे। मोनोसिस बोला सर संडे को कल ऑफ होगा, अभी तो कल का कुछ पता नहीं है, सिस कल का कुछ पता नहीं है कि ऑफ होगा या नहीं होगा, देखते हैं। ऐप पे आप एक बार टाइमिंग देख लेना, ऑफ है या नहीं, क्या चाहते हो आप, ऑफ रहे या ना रहे, व्हाट यू वांट मोनोसिस, यू वांट छुट्टी या यू वांट क्लास। सौरभ बोल रहे हैं क्लास, दिनेश बोल रहे हैं क्लास, सिप्रा का कहना है छुट्टी सर। सिप्रा एक भी क्वेश्चन का आंसर आपने दिया नहीं जितना मैंने लिखा अभी तक, पिछले 3 4 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन का आंसर आपने दिया नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। सौरभ बोल रहे हैं क्लास, दिनेश आपने भी आंसर नहीं दिया। मोनोसिस का कहना है प्लीज रिवीजन करना पड़ता है सर, तो रिवीजन तो करना पड़ता है, आपकी क्लास बहुत यूनिफॉर्म चलती है, आप देखोगे सिविल या मैकेनिकल वगैरह, लेकिन उनकी क्लास 6 घंटे चलती है, 3 घंटे सुबह चलती है, फिर 3 घंटे शाम को चलती है, 6 घंटे एक ही क्लास में उनका डेटा खत्म हो जाता है, दूसरी क्लास में उनका कमेंट नहीं आता बच्चों का। बट आपकी क्लास में 2.5 3 घंटे रेगुलर लेता हूँ ना, तो कम ना तो ज़्यादा, और इस हिसाब से आपका सिलेबस बड़े आराम से टाइम से खत्म भी हो जाएगा। मोनोसिस बोले छुट्टी तो चाहिए, बट मन भी मानता है, बट मन नहीं मानता है कि छुट्टी लूँ, ओके। सिप्रा का कहना है सर और जितना भी सब गलत हो गया, कोई बात नहीं, सिप्रा गलत हो गया, अभी आप कोई गलती करो वो एक्सेप्टेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में गलतियां हो तो ज़्यादा अच्छा है। सौरभ बोले सर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो मेरे पास आप मैसेज करोगे कि सर ज्वाइन मीन SSCJ ग्रुप, तो मैं लिंक दूंगा, उससे आप ज्वाइन हो जाओगे सौरभ, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन की जो फर्स्ट क्लास है दैट इज इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट क्लास के बाद ही सेकंड क्लास थर्ड क्लास आप देखिए, अगर फर्स्ट क्लास मिस होती है तो पहले आप उसको कवर करना, फर्स्ट क्लास हो सकता है कल हो, अगर कल नहीं क्लास हुई तो फिर मंडे को होगी, जो भी होगा देखते हैं, आप ऐप पे टाइमिंग एक बार देख लेना आप, ठीक है। मेरी कोशिश तो ये रहती है अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं क्लासेस लेता रहूँ, ताकि अगर कभी किसी कारणवश अचानक कहीं जाना पड़े 2 4 5 दिन की छुट्टी भी मिलूँ, तो आप लोगों का सिलेबस ना ज़्यादा पीछे रहे, आप उस दौरान रिवीजन कर लो। अभी जानबूझ के छुट्टी लेंगे, फिर वास्तव में जरूरत पड़ी छुट्टी लेने की, तो आप फिर थोड़े से परेशान हो जाते हो। ये ऋषिकेश हम पढ़ाएंगे आपको सिंगल फेज मोटर में, बट स्पीड होती है बहुत ज़्यादा। ऋषिकेश आपका कमेंट अभी आया, अभी तक कोई कमेंट आपको नहीं आ रहा था। ऋषिकेश, जितने क्वेश्चन मैंने कहा इसमें एक भी आंसर जवाब नहीं दिया आपने, आप देख रहे थे या नहीं देख रहे थे ऋषिकेश, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आएंगी मैं आगे पीछे कराता रहूँ, इंडक्शन में, ट्रांसफार्मर में जो भी होंगी, और नया चैप्टर में स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस। दिनेश बोल रहे दिवाली की बंदी में पढ़ाई नहीं हो पाती, सब कुछ भूल गए थे, भूलने से काम नहीं चलेगा, आप स्पीड को डबल करके देखते रहिए, कितना अच्छा है। आप सोचो मोबाइल फोन ऐसे लीजिए, कंबल के रजाई के अंदर देखते रहिए ईयरफोन लगा करके, अगर रिवीजन करना है तो आप स्पीड डबल कर सकते हो, यानी 1 घंटे की वीडियो आधे घंटे में देख सकते हो आप। ऋषिकेश का कहना सर मैं भी ऑनलाइन आया हूँ, कोई बात नहीं, आप क्लास जरूर देखना, आगे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।